हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव। मैं पीएसआईआर और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। पीएसआईआर ऑप्शनल में और पॉलिटी जीएस में। ये मैं पिछले सभी वीडियो में बताता रहा हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो एक्चुअली वो गवर्नेंस यानी अभिशासन से संबंधित है, और वह है सिविल लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि 1950 के बाद जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद की स्थिति ऐसी रही कि शुरू के लगभग 20 वर्षों में सिविल सेवक ईमानदारी से काम किया करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी दौरान 1951 में सिविल सर्विस रूल का निर्माण हुआ, लेकिन 1954 का ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल यानी अखिल भारतीय सेवा आचार नियम, 1955 का केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियम, 1956 का रेलवे सेवा आचार नियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार 1968 में सिविल सेवा एक्चुअली आचार और अनुशासन नियम का निर्माण किया गया, संसद ने किया। तो ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को रूल के नाम से जाना जाता है। जनरली एक्ट के नाम से इनको नहीं जाना जाता, यानी अधिनियम के नाम से पुकारा नहीं जाता है। जनरली नियम के नाम से पुकारा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिविल सेवकों के लिए एक दिशा निर्देश हैं, न कि बाध्यताएं हैं कि आपको ये करना ही करना है। उनको एक दिशा निर्देश दिया गया है कि भाई अगर आप ऐसे से नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दंडात्मक कार्रवाई के बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो विषय है वो पूजा खेडकर से रिलेटेड है। उसका पूजा खेडकर महाराष्ट्र की एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रही हैं। उनकी माताजी मनोरमा खेडकर हैं, जिन्होंने एक किसान के ऊपर बंदूक यानी पिस्तौल तान दिया था। हालांकि पुणे के ही एक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है और आज पता चला है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पूजा खेडकर ने भी फर्जीवाड़ा किया था और उन्होंने ओबीसी में विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा करके और 800 से ऊपर रैंक, परहैप्स 801 या कुछ ऐसे ही रैंक थी उनकी। उसके बाद भी उनको आईएएस प्रॉपर का जॉब मिला, क्योंकि विकलांगों की कैटेगरी में वो आ गई और उसमें ओबीसी का आरक्षण मिला ही हुआ था। ओबीसी में विकलांग की श्रेणी में आ गई, जिसके तहत केंद्र सरकार 4% तक रिजर्वेशन प्रदान करती है सिविल सेवकों को। ठीक है, आपको बता दें नरसिम्हा राव के समय में जब पीडब्ल्यूडी यानी पीपल विद फिजिकल डिजेबिलिटीज़ नियम बना था 1995 में, तो उस समय 3% आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसको बढ़ा दिया गया था और इस समय 4%, कुछ राज्य तो 5% तक का आरक्षण प्रदान करते हैं अपने यहाँ के स्थानीय स्तर के यानी राज्य स्तर के सिविल सेवकों को या सिविल सेवा परीक्षा में उनको। खैर जो भी है, पूजा खेडकर जैसे ही ट्रेनी आईएएस यानी प्रशिक्षु आईएएस बनी, वो लगी सुविधाओं की मांग करने। आप सभी लोगों को पता है कि आईएएस की ट्रेनिंग 2 वर्षों की होती है और ट्रेनिंग के दौरान तमाम तरह की सुविधाएं जो आईएएस अधिकारी को मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं, जिसमें अटेंड करने वाले यानी अनुचर और भृत्य होते हैं। उसमें तमाम तरह की सुविधाएं, ऑफिस पैराफर्नेलिया वगैरह, जिसमें कंप्यूटर, फाइल, कुर्सी इत्यादि की सुविधाएं अलग से मिलती हैं। वो सब सुविधाएं अभी चूँकि अटैच्ड हैं ऑफिस से, तो वो उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी। यानी एक असिस्टेंट के रूप में चूँकि काम अभी उनको सीखना है। नरेंद्र मोदी ने एक पहल किया था 2015 में, जब वो सत्ता में आए थे। उसके 1 साल बाद आप सभी लोगों को पता है कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री होता है। जनरली वो राज्य मंत्री के माध्यम से काम करता है, जैसे इस समय जितेंद्र प्रसाद सिंह हैं। तो इस प्रकार से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मसूरी 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आईएएस अधिकारी भारत भ्रमण करते हैं, उन्हें वास्तव में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं उनके ऑफिस के साथ अटैच कर दिया जाएगा, ताकि वो काम सीख सकें, और उनको स्पेशल सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाएगा, यानी विशेष सचिव का दर्जा दिया जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन पूजा खेडकर ने आईएएस होते ही तमाम तरह की सुविधाओं की मांग शुरू कर दी। मानो जैसे वो परमानेंट या एक प्रकार से
लंबे समय के बाद ब्यूरोक्रेट बनी हैं, लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट रही हैं, सॉरी, और इस प्रकार से वो अस्थायी हो चुकी हैं, यानी प्रोबेशन पीरियड उनका समाप्त हो चुका है, प्रशिक्षु से वो बाहर आ गई हैं, 2 साल का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब स्वतंत्र रूप से फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन पूजा खेड़कर ये भूल गई थी कि वो अभी भी प्रशिक्षु हैं और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिविल सेवकों पर नकेल कसने का काम मंत्रियों का होता है और इस समय चूँकि अभी लोकसभा चुनाव के शौक से उबर नहीं पाई है बीजेपी, तो जाहिर है सिविल सर्वेंट्स की उसमें बड़ी भूमिका मानी जा रही है। उन्होंने आम जनता के दुख दर्द को ठीक से समझने में की कोशिश नहीं की, जबकि आम जनता की सेवा के लिए ही उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, आम जनता के प्रति भी उनका रवैया बहुत निष्ठुर रहा है। इसकी वजह से बीजेपी कई राज्यों में चुनाव हार गई है। तो इस प्रकार से बीजेपी अभी सख्त है इस मामले में और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरे शब्दों में उसकी कमेटी में, उसकी जांच कमेटी में, चूँकि केंद्र में भी बीजेपी सत्तारूढ़ है कोalition के साथ और राज्य में भी कोalition के साथ, गठबंधन के साथ वह सत्तारूढ़ है, इसलिए और गृह मंत्री संयोग से उधर देवेंद्र फडणवीस हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के, जो स्प्लिंटर ग्रुप है, जो अलग हुआ, उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुआ गुट है। तो खैर माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और एकनाथ शिंदे भले ही अलग पार्टी के हों, मुख्यमंत्री हों, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जनरली प्रशासकों, IAS IPS जैसे सेवाओं के लोगों को देखता है या उनके सेवा शर्तों के संबंध में कोई कार्रवाई करता है। तो लेकिन देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव काफ़ी माना जा रहा है। तो पूजा खेड़कर ने 1951 के रूल, सिविल सेवा रूल या 1954 के आचार नियम, 1955 के आचार नियम आदि के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा और उन्होंने अनुशासन नियम 1968 के बारे में भी सोचा नहीं होगा और उन्होंने नहीं समझा होगा कि भाई इस समय ब्यूरोक्रेट जो देश में हैं, अस्थाई ब्यूरोक्रेट, उनको हटाना तो थोड़ी टेढ़ी कीर है, क्योंकि मंत्री भी जनरली उनसे बचते हैं जिससे कि सिविल सेवकों के बीच असंतोष न पैदा हो। लेकिन जो प्रोबेशन में है और जो इस तरह की बदमाशी कर रहा, उसे कान पकड़ कर कभी भी हटाया जा सकता है। इसीलिए उनको मसूरी वापस भेज दिया गया है कि भाई आप ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़िए, आप मसूरी दोबारा जाइए और जा कर के वहीं डायरेक्टर से मिलिए। यानी आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनको कंप्लीट ट्रेनी बना दिया गया है। जो फाउंडेशन कोर्स में तो डायरेक्टर इतना पावरफुल होता है, वहाँ का डायरेक्टर भी IAS ही होता है, जो कान पकड़ के कभी भी बाहर कर सकता है। तो इस प्रकार से पूजा खेड़कर को फिर से मसूरी भेज दिया गया है और उनकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक और जगह प्रभाव जमा कर एक गलत आदमी को छुड़वाया था, उसमें भी उनके खिलाफ़ केस दर्ज हो गया है। खैर जो भी है, ये मीडिया ट्रायल का नाम वो भले दे रही हों, लेकिन मीडिया में छप रही, मीडिया में आ रही खबरों के आधार पर ही हम लोग भी चीज़ों को जानते हैं और उसी आधार पर इसे डिस्कस करते हैं। आपको हम बताते चलें कि 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, जिसमें कि मुख्य फैसला तो ये था कि भाई सरकार की आलोचना करने से देशद्रोह नहीं होता, देशद्रोह का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। 124A के तहत पहले मुकदमा कायम हो जाया करते थे, ठीक है, यानी राजद्रोह पहले कहलाता था, उसे अब देशद्रोह कह दिया गया है। राजद्रोह का मामला था लेकिन ट्रीजन का ही मामला होता था, यानी उस आदमी को ट्रेटर कह दिया जाता था। और 1970 के दशक में 1978-79 में M करुणानिधि का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो सिविल सेवक हैं वो पब्लिक सर्वेंट की तरह से, लोक सेवक की तरह से ही हैं। लोक सेवक तो सिविल सर्वेंट की भी हिंदी है और पब्लिक सर्वेंट की भी हिंदी आप कह सकते हैं, वही है। यानी M करुणानिधि ने तर्क दिया था कि भाई अगर ये सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, लोक सेवक कहलाते हैं, इनका कोई न कोई मास्टर तो होगा ही, तो मास्टर एक्चुअली नेता ही होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। बात यह है कि चाहे नेता हो, चाहे वो सिविल लोक सेवक हों, सिविल सर्वेंट हों, सब के सब सेवक ही हैं, पब्लिक सर्वेंट ही हैं और जनता एक्चुअली इनकी मालिक है।
यानी लोकतंत्र में जनता यानी वोटर्स जो होता है या आम जनता जो होती है वही मालिक होता। वोटर्स में तो सब नहीं आते हैं, लेकिन आम जनता मालिक होती है। आम कॉमन पर्सन का भी, कॉमन मैन का भी उसने प्रयोग किया था। ठीक है। दूसरे शब्दों में एम करुणानिधि वाद एक्चुअली हुआ ये था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जो कि वो पैसा फिजूल खर्च कर रहे थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सेंक्शन करने से मना कर दिया था, तो वो रेवेन्यू सेक्रेटरी के अगेंस्ट ही हाई कोर्ट गए थे। जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट चले आए थे और सुप्रीम कोर्ट में ये केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया था, जो कि ऑल इंडिया सर्विस का मामला था। तो संघ राज्य के मामले इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, यानी एम करुणानिधि बनाम संघ राज्य का मुकदमा था। ये 1978 में आया था, 1979 में इस पर फैसला हुआ। खैर जो भी है, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि सभी के सभी लोग सिविल सर्वेंट होते हैं। अब ये मुख्य बात ये है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार का सीधे सीधे मामला है। ठीक है। अब भ्रष्टाचार कब से पनपा सिविल सेवकों के बीच? पहले तो सिविल सेवक बहुत ईमानदार माने थे, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर के और या आज़ादी के समय से लेकर के। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना है कि पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब एक रहे हैं, उनका कहना है कि भाई ऐसा है कि भारत में ये भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी बनी कि पहले 60 के दशक तक 5% ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट होते थे और उनके भी ऑस्ट्रेसाइज होने यानी समाज बहिष्कृत होने का खतरा मंडराता रहता था। उनको हमेशा ये भय सताता रहता था कि कहीं हम भ्रष्टाचार करके अपने धन का प्रदर्शन करें और समाज ही हमको अलग थलग कर दे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, 95% ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट होते हैं और केवल 5% ईमानदार होते हैं और समाज में उनको काफ़ी इज्जत मिलती है। एक्चुअली लोग आईएएस बनते हैं समाज की सेवा करने के लिए नहीं, आम आदमी की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मेवा खाने के लिए करते हैं। यही बात वो बताना चाहते हैं। बाद में एनपी नुआनी हो, एसएस खेड़ा हो, टीएसआर सुब्रमण्यम हो, यानी ये तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट, यहाँ तक कि पीसी अलेक्जेंडर जो कि इंदिरा गांधी के समय में एक महत्वपूर्ण पद संभाल रहे थे, राजीव गांधी के समय में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पद संभाला था। एक फार्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने भी एक एस्से में भ्रष्टाचार, सिविल सर्वेंट्स के बीच पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई थी। और यही बात वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में किया था, जिसने 2009 में अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी, उसमें भी इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी। एक्चुअली ऐसा है कि भ्रष्टाचार के लिए तो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग ने वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी योजनाओं को ही उचित ठहरा दिया, जिम्मेदार ठहरा दिया। मतलब ये माना कि आज़ादी के बाद शोषण से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की और उसके तहत एक्स्ट्रा मनी पंप करना शुरू कर दिया ताकि आम लोगों का कल्याण किया जा सके। लेकिन उस एक्स्ट्रा पैसे का एक बड़ा सा हिस्सा ब्यूरोक्रेट खुद अपने पॉकेट में रखते रहे और इस तरह से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पनपने लगा, जिससे राजीव गांधी ने 1984 में हुए आम चुनाव के बाद 1986 या 87 में एक पब्लिक रैली में, जबकि इलाहाबाद में बोल रहे थे संभवतः, उसी समय उन्होंने कहा था भाई हम केंद्र से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन आम आदमी तक, ग्रास रूट लेवल तक, तृणमूल स्तर तक एक्चुअली 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा बिचौलिए डकार जाते हैं। बिचौलिया कौन होता है? अरे कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं और उनके कुछ चहेते ठेकेदार होते हैं, यही लोग होते हैं जो डकारते हैं पैसे को। तो इस प्रकार से राजीव गांधी इनडायरेक्टली इन्हीं पर प्रहार कर रहे थे। हालांकि 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लगाया और उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का नारा दिया, तो प्रोफेसर वीबी द्विवेदी और ओपी द्विवेदी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित रहे हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया है, जिस अध्ययन में उन्होंने पाया है कि इंदिरा गांधी के समय से ही ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट होने लगी राष्ट्रीय आपात के दौरान ही, चूँकि उन्होंने प्रतिबद्ध नौकरशाही का नारा दिया था। प्रतिबद्ध नौकरशाही का सीधा सा मतलब होता है कि नौकरशाही पार्टी के एजेंट के रूप में काम करेगी और पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों को ही लागू करने में उसको अपना धर्म समझेगी, वही काम वो करेगी।
तो इस प्रकार से प्रोफेसर बीबी जैन और ओपी द्विवेदी तो सीधे सीधे नेशनल इमरजेंसी को ही भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी मानते हैं। बाद में चलकर 1988 में राजीव गांधी, जिनको मीडिया वाले मिस्टर क्लीन कहते थे, माना जाता था कि वो भ्रष्टाचार को लेकर थोड़े से टफ हैं, लेकिन जब से उनके ऊपर फोर्स का आरोप लगा, वीपी सिंह ने आरोप लगाया और पूरे देश में इसका प्रचार किया कि राजीव गांधी की सरकार भ्रष्ट है, तो ऐसे में वो सत्ता से बेदखल हो गए और वीपी सिंह खुद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के हेड के रूप में प्रधानमंत्री बन गए। खैर, वो अलग का विषय है। तो 1988 में उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें वो उतने सफल नहीं हो पाए, क्योंकि व्यवहार में, प्रैक्टिस में वास्तव में ब्यूरोक्रेट इतनी सफाई से भ्रष्टाचार करते हैं कि उनको पकड़ना आसान काम नहीं होता। और एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ने के लिए दूसरा ब्यूरोक्रेट जो खुद उसकी जांच करता है, वो कोशिश यही करता है कि भाई इसमें उनको बचा लिया जाए। जैसे आरोप यदा कदा लगते रहते हैं कि सीबीआई के सीनियर ऑफिसर जो कोई जांच सौंपा जाता है उनको, उसमें वो भ्रष्टाचार करते हैं, घूस ले करके केस को रफा दफा कराने के लिए कुछ अनाप शनाप तरीके के एविडेंसेज उसमें शामिल कर देते हैं, जिससे कि दूसरा ब्यूरोक्रेट यानी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट बच जाए। इसीलिए अब सीबीआई पर से भी लोगों का भरोसा उठने लगा है। खैर, जो भी हो, लेकिन माना जाता है कि सिविल सेवकों के बीच भ्रष्टाचार उसी समय से पनपा और धीरे धीरे इतना विशालकाय रैम्पेंट हो गया कि आज बॉडी पॉलिटिक की बात कर लीजिए, आम आदमी की बात कर लीजिए, आम समाज की बात कर लीजिए, हर जगह यही बात है, भाई फलाने डीएम साहब थोड़े से ईमानदार हैं, मोटा घूस लेते हैं, लेकिन बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। आम आदमी को वैसे पाला डीएम से कम ही पड़ता है, ज़्यादातर पाला तो बीडीओ, तहसीलदार, दरोगा जी, कोतवाल जी, इन लोगों से ही पड़ता है। और इन सब जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से घूस चलता रहता है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के पीछे यह भी एक कारण है, जिसमें ये ब्यूरोक्रेट बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात न सुनकर उन लोगों की बात सुने जिन्होंने पैसा देकर काम कराना उचित समझा, यानी भ्रष्टाचार बढ़ा है। खैर, जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है मोटे तौर पर कि आम जनता को राहत नहीं मिलती है लोक सेवकों के कारण। अगर लोक सेवक भ्रष्ट है तो फिर आम जनता जाएगी कहाँ? चूँकि इन्हीं के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन होना है, इन्हीं के माध्यम से नीतियों को लागू किया जाना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इस प्रकार से स्थिति कुछ ऐसी ही है कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों में जो भ्रष्टाचार पनपा है, उन लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ये आम आदमी को ही तय करना है। वास्तव में लोकतंत्र में उनकी भूमिका एक इम्प्लीमेंटर यानी नीतियों को लागू करने के रूप में देखी जाती है। मैक्स वेबर ने जिसका जिक्र किया है, मैक्स वेबर ने अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी है, उसने सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक एक पुस्तक लिखी है। उसी में एक चैप्टर नौकरशाही पर उसने डिवोट किया है। उसका मानना है कि समाज में लोकशाही की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होती है, लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका बहुत ज़बरदस्त होती है। और वो ये कि वो समाज के सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नौकरशाही ज़रूरी है। और वो तमाम तरह की बातें करता है, जिसमें ये भी कहता है कि अपने कार्यालय के जो साजो सामान हैं उनको अपना निजी समझ करके कोई नौकरशाह उस पर अपनी दावेदारी नहीं कर सकता। खैर, जो भी है, लेकिन मैक्स वेबर ने जिस तरह की कल्पना की थी, जिस तरह के नौकरशाहों की, वो एक्चुअली होता दिख नहीं रहा है। व्यवहार में नौकरशाह भ्रष्ट हो गए हैं। और आईएएस बनने के पूजा खेड़कर से जो कहानी शुरू हुई थी, वो आज भी देखी जा सकती है व्यवहार में। एक्चुअली ज़्यादातर लोग इसीलिए नौकरशाही में जाते हैं क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने का अवसर मिलता है और अपने निजी कॉफर यानी निजी कोष को, निजी खजाने को भरने का अवसर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाद में हम लोग लोकपाल या अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।